दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 33 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 34 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। और अगर आपने पिछले 33 मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 34। देखिए पहला प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अस्तित्व में आने के कारण निम्नलिखित में से थे। दोस्तों यहाँ पे सीधा सा अपने को ये पूछा गया है कि जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है ये अस्तित्व में क्यों आया था, इसके कारण क्या थे, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं अपने को यहाँ पर कूट भाषा में उत्तर देना है। किस भाषा में? कूट भाषा में उत्तर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम 1892 के सुधार से असंतोष, ये भी एक कारण था। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, ये भी दोस्तों एक कारण था। विदेशों में प्रवासी भारतीयों का अपमान, ये भी एक कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग तथा इंग्लैंड में उदारवादी दल की विजय, ये भी दोस्तों एक कारण था। ये सभी के सभी हैं वो दोस्तों कारण थे। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के आने के ये प्रमुख कारण थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूट भाषा में मैंने आपको उत्तर देने के लिए कहा था, चारों ही सही है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न हैं, टेस्ट आपको पूरा देना है। और जिसने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक फटाफट कर दीजिए। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 पूर्णतः कब लागू किया गया? दोस्तों ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये पूर्णतः कब लागू किया गया था? दोस्तों ये पूर्णतः लागू किया गया था, बताइए कब से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1937 से। अप्रैल 1937 से ये लागू किया गया था। ठीक है, याद रखना। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी, ये भी आपको याद रखना है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आंशिक रूप से तो लागू किया गया था 3 जुलाई 1936 को। ठीक है, 3 जुलाई 1936 को तो ये आंशिक रूप से लागू किया गया था। लेकिन यहां पर पूर्णतः कब लागू किया गया? पूर्णतः लागू किया गया था दोस्तों अप्रैल 1937 में, यह याद रखना है आपको। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में शामिल थे, बताइए भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में शामिल थे। तो दोस्तों 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं और फिर अपने को यहाँ पर कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए प्रांतों की द्विवेद शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई, वह केंद्र में द्विवेद शासन का प्रावधान नहीं था। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रांतों में द्विवेद शासन की प्रणाली तो है वो समाप्त कर दी गई थी, बिल्कुल सही है, यहां तक तो बिल्कुल सही लाइन है। आगे देखिए वह केंद्र में द्विवेद शासन का प्रावधान नहीं था, गलत हो जाएगा इसमें। दोस्तों देखिए प्रांतों में तो द्विवेद शासन की प्रणाली समाप्त कर दी गई थी और केंद्र में इसे लागू कर दी गई थी। ठीक है, तो यहां पर पहला नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना गलत दे रखा है ये। आगे देखिए एक संघीय कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत विषयों को 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। ठीक है, तो यहां पर 2 और 3 क्या है? सही है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक तरफ समिति दे रखी है, दूसरी तरफ अध्यक्ष दे रखे हैं। ठीक है, एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ है क्या है? अध्यक्ष है। अब अपने को यहां पर क्या बताना है दोस्तों? देखिए सही युग्म का अपने को यहां पर क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं संविधान सभा की समितियों व उनके अध्यक्षों में सही युग्म का चयन करना है। सही युग्म अपने को यहाँ पर बताना है और कोट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि इसमें कौन कौन से सही युग्म है। देखिए
नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष दोस्तों यहां पर दे रखा है एच.सी. मुखर्जी, गलत दे रखा है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों कौन, जे.बी. कृपलानी। ठीक है। और एक झंडा समिति और थी तदर्थ झंडा समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी। ठीक है। तो यहां पर एच.सी. मुखर्जी गलत दे रखा है। आगे देखिए, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर 1, 3, 4 ये क्या है, सही है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा की समितियों व उनके सदस्यों की संख्या को सुमेलित कीजिए। संविधान सभा की समितियों व उनके सदस्यों की संख्या को सुमेलित कीजिए। एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ सदस्य संख्या है। एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ सदस्य संख्या है। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए संघ संविधान समिति में कितने सदस्य थे, तो दोस्तों संघ संविधान समिति में 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे। ठीक है। कार्य यहां पे देखिए, सॉरी, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति में कितने सदस्य थे दोस्तों, संघ शक्ति समिति। ठीक है। यहां पे संघ संविधान समिति, इसमें 15 सदस्य थे। और यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें संघ शक्ति समिति, इसके अंदर दोस्तों 9 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों, 9 सदस्य थे। कार्य संचालन समिति में कितने सदस्य थे, तो दोस्तों इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है। अब यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, 1, 4, 3, यानी कि क, ख, घ, ग। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है। यहां पर देखिए, राजनीतिक दल व उनके चुनाव चिन्ह में से असंगत का चयन कीजिए। राजनीतिक दल व उनके चुनाव चिन्ह में से असंगत का अपने को यहां पर क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा इसमें असंगत है। दोस्तों यहां पे देखिए, एक तरफ राजनीतिक दल है, दूसरी तरफ है चुनाव चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हाथ का पंजा, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो दोस्तों क्या है, हाथ का पंजा नहीं है, क्या है, घड़ी है। क्या है, घड़ी है दोस्तों, याद रखना। ठीक है। तो अपना पहला क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों फूल एवं घास है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसका है दोस्तों हथौड़ा, हंसिया एवं तारा। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये सभी को पता होगा, कमल का फूल है। तो यहां पर अपने को असंगत बताना था, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये अपना क्या है, असंगत है। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों के इतिहास से संबंधित निम्न तथ्यों की समीक्षा कीजिए। मौलिक अधिकारों के इतिहास से संबंधित निम्न तथ्यों की समीक्षा अपने को यहाँ पर क्या करना है, समीक्षा करनी है, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए दोस्तों, इसमें भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बिल्कुल सही बात है साहब, बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। ठीक है। कब की थी, 1895 में की थी, स्वराज विधेयक में की थी। ठीक है। आगे देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भी मौलिक अधिकारों की मांग उठी। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहां पर दोनों ही कथन क्या है, सही है। अब देखिए सी ऑप्शन में ए सही है और डी ऑप्शन में ए और बी दोनों सही है। तो यहां पर डी ऑप्शन का राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य थे। सरकारिया आयोग के सदस्य हैं वो कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें देखिए, सरकारिया आयोग के सदस्य थे एस.आर. सेन और बी शिवरमन। एस.आर. सेन और बी शिवरमन, ये दोनों दोस्तों सरकारिया आयोग के क्या थे, सदस्य थे। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना। तो यहां पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। ये सरकारिया आयोग है, ये 1983 में इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे R.S. सरकारिया। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे
9 नंबर का प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 आई घ को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो बताइए कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एकांतता का अधिकार। कौन सा अधिकार? एकांतता का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एकांतता का अधिकार। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान लगाया गया था? बताइए राजस्थान में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान लगाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एम चेन्ना रेड्डी और बलीराम भगत। इन दोनों के समय दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन है वो इन दोनों के कार्यकाल सबसे लंबा लगाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग किसने रखी थी? सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग किसने रखी थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये रखी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन के अनुसार अपने को उत्तर देना है। देखिए सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में रखी थी। ठीक है, और उसके बाद में नेहरू समिति ने 1928 में संविधान का प्रारूप पेश किया था जो अंग्रेजों के समक्ष। उसके बाद में दोस्तों 1934 में आप सभी को पता है कि एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद में 1935 में कांग्रेस पार्टी ने सर्वप्रथम आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग रखी थी। ठीक है, उसके बाद में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सर्वप्रथम दोस्तों ये संविधान सभा की मांग रखी थी। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महात्मा गांधी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी। सॉरी, इसमें देखिए सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग, तो संविधान निर्माण की मांग दोस्तों सर्वप्रथम किसने रखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1895 में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नांकित में से किन किन राज्यपालों के पास हिमाचल प्रदेश राज्यपाल का अस्तित्व प्रभार था? निम्नांकित में से किन किन राज्यपालों के पास हिमाचल प्रदेश राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रभाराव और कल्याण सिंह। ठीक है दोस्तों, प्रभाराव ये राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, इनका निधन है वो पद पे रहते हुए हुआ था 2010 में। ठीक है, और ये कल्याण सिंह है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इन दोनों राज्यपालों के पास दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार था। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। दोस्तों कौन से प्रस्ताव में या कौन से मिशन में? राइट आंसर हो जाएगा वो है अगस्त प्रस्ताव में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अगस्त प्रस्ताव में, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे? तो दोस्तों प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल हैं वो दोस्तों कौन रहे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जगत नारायण। ठीक है, जगत नारायण। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जगत नारायण। 1970 में दोस्तों ये राज्य के पहले कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर इन्होंने कार्य किया था। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, गलत कथन की अपने को यहाँ पर क्या करना है? पहचान करना है कि गलत कथन है वो इसमें कौन सा है। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, 1946 में। आगे देखिए, संविधान सभा में मुस्लिमों के लिए 70 सीटें आरक्षित थी। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, मुस्लिमों के लिए 70 सीटें हैं वो आरक्षित थी, सही है। आगे देखिए,
देशी रियासतों ने स्वयं को संविधान सभा से अलग रखा था, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और देखिए संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित थी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है दोस्तों, ये पूर्णतः निर्वाचित है, वो नहीं थी, ठीक है, मनोनीत थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कौन सी विधानसभा में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। तो कौन सी विधानसभा में ये मुख्यमंत्री बनी थी, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ये दोस्तों राज्य के 12वीं विधानसभा जो 2003 से 2008 तक चली थी, ठीक है, इसमें ये राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पे इन्होंने शपथ ली थी और ये 13वें नंबर की मुख्यमंत्री बनी थी राज्य की ओर से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 12वीं विधानसभा में। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, ये दोनों दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ए और बी दोनों इसमें क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्य में सबसे अल्पकालिक सरकार किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनी थी। राज्य में सबसे अल्पकालिक सरकार किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हीरालाल देवपुरा, ठीक है। हीरालाल देवपुरा के समय दोस्तों सबसे कम समय की ये सरकार बनी थी। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया था, राइट आंसर हो जाएगा वो है 24 जनवरी 1950 को, सॉरी राष्ट्रीय ध्वज तो 24 जनवरी 1950 को तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है वो अपनाया गया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है वो अपनाया गया था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रीय ध्वज की। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज है ये अपनाया गया था कब, तो ये अपनाया गया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भैरव सिंह शेखावत, ठीक है दोस्तों, भैरव सिंह शेखावत है ये किसी भी राज्य के राज्यपाल है वो नहीं रहे, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हरदेव जोशी हैं ये दोस्तों असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। जगन्नाथ पाड़िया हैं ये दोस्तों हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। और शिवचरण माथुर हैं ये दोस्तों असम राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत नहीं रहे, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों जीके के क्वेश्चन अपने प्रारंभ हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अवशेषों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। दोस्तों देखिए पूर्वी तथा पश्चिमी टीले के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। दोस्तों कालीबंगा के पूर्वी और पश्चिमी टीले के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी, बिल्कुल सही है। आगे देखिए नाली व मिट्टी के कचरा पात्र यहाँ की नगर व्यवस्था के अंग थे, ये भी दोस्तों क्या है बिल्कुल सही है। आगे देखिए लोहे से बने कृषि औजार यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। देखिए लोहे के नहीं ताम्र के बने कृषि के औजार दोस्तों यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक थे, ठीक है। यहाँ पे लोहे की जगह ताम्र यानी कि तांबा आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए यहाँ के मृतकों की 3 समाधियां प्राप्त हुई है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। देखिए प्रश्न तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट दोगे तब आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, आपके कौन सा पार्ट में गलती हो रही है, तो आपको उस चीज़ को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो
रोजाना मेरे साथ में आपको चलना है। और जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब है वो नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे मैं आपको रोजाना एक मॉडल पेपर है वो प्रतिदिन दूंगा। और साथ ही फर्स्ट ग्रेड के लिए भी मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की जा चुकी है और जल्दी ही रिट भर्ती परीक्षा के लिए भी की जाएगी। और दोस्तों इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपको करवाए जाएंगे तीनों परीक्षाओं के। ठीक है, देखिए भीम की डूंगरी से अशोक का शिलालेख कैप्टन भट्ट ने खोजा। दोस्तों यहां पर देखिए अच्छा प्रश्न आप ये है, देखिए भीम की डूंगरी से अशोक का शिलालेख कैप्टन भट्ट ने खोजा, क्या ये सही है? दोस्तों देखिए यहाँ पर जो इसका जो भीम की डूंगरी से जो अशोक का जो शिलालेख खोजा है वो दोस्तों कैप्टन भट्ट ने नहीं खोजा, तो ये किसने खोजा है? दोस्तों देखिए भाबरू की पहाड़ी से मौर्य सम्राट अशोक का ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख मिला था, जिसकी खोज 1837 में कैप्टन भट्ट ने की थी। अब यहाँ पे भीम की डूंगरी दे रखी है और यहाँ पर कैप्टन भट्ट दे रखा है, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर कौन सी डूंगरी होती तो दोस्तों भाबरू की पहाड़ी होती, तो ये कैप्टन भट्ट ने किया था, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे भीम की डूंगरी है, याद रखना भीम की डूंगरी है, ये अशोक का दूसरा शिलालेख था और इसको खोजा था किसने? तो दोस्तों कार्लाइल, एक व्यक्ति था, अंग्रेज अधिकारी था कार्लाइल। ठीक है, कार्लाइल, ठीक है, इन्होंने खोजा था दोस्तों भीम की डूंगरी से अशोक का शिलालेख। तो यहाँ पर कैप्टन भट्ट है वो गलत दे रखा है। ठीक है, ये देखिए काफी लोगों को इस चीज का पता नहीं होगा, आज पता चल गया होगा। ठीक है, आगे देखिए बैराठ नगर से 8 बार बनने व उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों देखिए ये बैराठ से नहीं मिले हैं ये प्रमाण मिले हैं दोस्तों आहड़ से। 8 बार बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण है वो आहड़ से मिले हैं। बैराठ नगर इसमें गलत दे रखा है, तो इसमें अपना दूसरा नंबर का भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों क्या है दोस्तों? इसमें गलत है। तो यहां पे अपने को सत्य कथन बताना था और सत्य क्या है? दोनों गलत। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? दोस्तों यहां पे अपने को असत्य कथन है वो बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए चित्तौड़ को मेवाड़ की तीसरी राजधानी जेत्र सिंह ने बनाया, बिल्कुल सही है दोस्तों। चित्तौड़ को मेवाड़ की तीसरी राजधानी जेत्र सिंह ने बनाया, सही बात है। आगे देखिए जेत्र सिंह ने भूताला के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक को परास्त कर दिया, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जेत्र सिंह ने 1227 ईस्वी में भूताला का जो युद्ध हुआ था इसमें इल्तुतमिश को पराजित किया था। किसको किया था? इल्तुतमिश को दोस्तों ये क्या किया था? पराजित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों यहां पर क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, बिल्कुल सही है। 1253-54 ईस्वी में मेवाड़ पर बलबन के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक तेज सिंह था, बिल्कुल सही बात है साहब। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, क्योंकि ये असत्य है। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। हल्दी घाटी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है वो कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों देखिए मान सिंह ने हवाई तथा अकबर ने मर्दाना हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ा था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अकबर ने मर्दाना हाथी के ऊपर बैठकर युद्ध नहीं लड़ा था। मानसिंह कच्छावा का जो हाथी था उसका नाम था दोस्तों मर्दाना। ठीक है, और अकबर का जो हाथी था उसका नाम था हवाई। तो यहां पर उल्टा दे रखा है, तो यहां पर पहला ही नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है और अपने को असत्य कथन नहीं पूछा है। आगे की ओर देख लीजिए दोस्तों, घायल महाराणा को हकीम खां द्वारा रण क्षेत्र से बाहर ले जाया गया, बिल्कुल सही है। हकीम खां का मकबरा खमनोर राजसमंद में स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। भामाशाह और ताराचंद ने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के साथ भाग लिया था, यह भी बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा ग्रंथ प्रताप के दरबारी चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं रचा गया?
दोस्तों देखिए, महाराणा प्रताप का जो दरबारी था चक्रपाणी मिश्र, ठीक है, उनके द्वारा कौन सा ग्रंथ है वो नहीं लिखा गया, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए विश्व वल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श, ये तीनों ग्रंथ हैं, ये दोस्तों चक्रपाणी मिश्र ने लिखे थे। अब आपको ये तीनों ग्रंथ के नाम भी है वो क्या करने हैं, याद रखने हैं। दोस्तों कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के दरबारी द्वारा यानी कि चक्रपाणी मिश्र द्वारा कौन कौन से ग्रंथ है वो लिखे गए। तो दोस्तों विश्व वल्लभ, ठीक है, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श, ठीक है। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रंथ है ये चक्रपाणी मिश्र के द्वारा नहीं रचा गया। तो किसके द्वारा रचा गया, विरुद्ध छत्री। दोस्तों ये ग्रंथ है ये दुस्सा आडा के द्वारा रचा गया था। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ फेडरेशन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों और उनके विषय के क्षेत्र के संबंध में असत्य मेल है। मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों और उनके विषय के क्षेत्र के संबंध में असंगत मेल कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल सही है। हल्दीघाटी पुरस्कार रक्षा के क्षेत्र में नहीं, ये दिया जाता है दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, हल्दीघाटी पुरस्कार। हकीम खां सूरी पुरस्कार ये दोस्तों धार्मिक सौंदर्य के लिए दिया जाता है, और राणा पूंजा पुरस्कार ये जनजाति उत्थान के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों का अध्ययन कर उचित कूट का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो दोस्तों सत्य है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं धर्मत के कथन 1 में देखिए, धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था, यह गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहां पर औरंगजेब का साथ नहीं दिया था, दारा सिकों का साथ दिया था धर्मत के युद्ध में, ठीक है। और ये धर्मत का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ये 1658 में हुआ था, ठीक है। तो यहां पर पहला नंबर का है वो गलत हो जाएगा इसमें। आगे देखिए फ्रांसीसी कथन दो देखिए, फ्रांसीसी बर्नियर दारा सिकों तथा औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकारी युद्ध का साक्षी था, बिल्कुल सही है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ है दोस्तों कौन सा सही था, इसमें दूसरा ही कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे किस चौहान शासक ने अपनी राजनीतिक शक्ति संवर्धन हेतु अपनी बहन कलावती का विवाह प्रतिहार शासक भोज प्रथम से किया। तो दोस्तों बताइए, अपनी राजनीतिक शक्ति संवर्धन हेतु अपनी बहन कलावती का विवाह प्रतिहार शासक भोज प्रथम से किया, वो चौहान शासक कौन था, वो था दोस्तों गुवक द्वितीय। कौन था, गुवक द्वितीय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दे रखे हैं, ठीक है, अपने को बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का गुजरात के चालुक्य शासक राजा भीमदेव द्वितीय के साथ नागौर में युद्ध हुआ था। दोस्तों देखिए नागौर का जो युद्ध हुआ था 1184 ईस्वी में, ठीक है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय को दोस्तों नागौर के युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। और पराजय के बाद दोनों राज्यों के मध्य संधि हो गई थी, ठीक है। अब दूसरा कथन देखिए इसमें, इस युद्ध में भीमदेव द्वितीय की मृत्यु हो गई, गलत हो जाएगा इसमें। भीमदेव द्वितीय की मृत्यु नहीं हुई थी, संधि हो गई थी, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कथन 1 है, क्या है दोस्तों, इसमें सत्य है। और यहां पे अपने को असत्य कथन पूछा है, तो दोस्तों कथन 2 क्या है, असत्य। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, असंगत जोड़ा कौन सा है, वो अपने को यहां पर बताना है। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ शासनकाल है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं महाराणा प्रताप का जो शासनकाल माना जाता है 1572 से 1597 ईस्वी तक माना जाता है, बिल्कुल सही है। संग्राम सिंह का जो कार्यकाल है ये दोस्तों 1509, यानी कि राणा सांगा का जो कार्यकाल है ये 1509 से 1527 तक माना जाता है, बिल्कुल सही है।
मेवाड़ के राज सिंह का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1650 से 1682 तक दे रखा है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। मेवाड़ महाराणा राज सिंह प्रथम का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1652 से लेकर और 1680 तक माना जाता है इनका कार्यकाल। तो यहाँ पे असंगत जोड़ा कौन सा हुआ? सी नंबर ऑप्शन ही हुआ। तो यहाँ पर भी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। रावचंद्र सेन जो मारवाड़ के शासक थे, इनका कार्यकाल 1562 से 1581 तक रहा था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है, प्रतिहारों के शासन व्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न पदों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? दोस्तों असत्य कथन अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों देखिए, प्रतिहारों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, राजकीय कोष भंडागारिक के अधीन होता था। राजकीय कोष है ये भंडागारिक के अधीन होता था, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, युद्ध व संधि का मंत्री महासंधि विग्रह होता है, ये भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। आगे देखिए, प्रतिहारों के बही खातों का संचालन महामुतालिबा करता था, गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहां पर ये गलत दे रखा है दोस्तों। जो महापटलिक, एक याद रखना दोस्तों, महापटलिक, ठीक है, महापटलिक, ये दोस्तों प्रतिहारों के खातों का संचालन करता था। यहां महामुतालिबा ये गलत दे रखा है इसमें। ठीक है, और ये अपना असत्य कथन है, और यहां पर सी नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नायक अधिकारी को धर्म स्त्री कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक की रचनाओं से रणथंभौर के चौहान शासक हमीरदेव चौहान के काल की जानकारी प्राप्त होती है? रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान, और इस की जानकारी है वो अपने को दोस्तों किस लेखक की रचनाओं से अपने को यह जानकारी प्राप्त होती है? यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, जोधराज, इन तीनों की रचनाओं के द्वारा अपने को दोस्तों ये जानकारी प्राप्त होती है हमीरदेव चौहान की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा की विभिन्न घटनाओं के बारे में असत्य कथन है। 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा की विभिन्न घटनाओं के बारे में असत्य कथन कौन सा है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है कि असत्य कथन है वो कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कोटा के, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट को 19 मई 1857 को मथुरा स्थानांतरित कर दिया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। कोटा में क्रांति का नेतृत्व लाला हरदयाल व मेहराब खां द्वारा किया गया। दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या करना है? असत्य बताना है। ठीक है, लाला हरदयाल और मेहराब खां। अब दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल नहीं, लाला हरदयाल नहीं, लाला जयदयाल था। ठीक है, लाला जयदयाल, हरदयाल नहीं था, जयदयाल था दोस्तों। ठीक है, लाला जयदयाल नहीं, लाला हरदयाल नहीं, लाला जयदयाल था, लाला जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा दोस्तों ये इनका नेतृत्व किया गया था कोटा में 1857 की क्रांति का। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, इसमें देखिए 1857 के विद्रोह को कोटा में दबाने के लिए करौली की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, जो कि इसमें असत्य दे रखा है। आगे देखिए, किसान आंदोलन के दौरान घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित जिले के संदर्भ में निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पूनावाड़ा कांड डूंगरपुर में हुआ, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, नीमड़ा हत्याकांड कहाँ पर हुआ? ये डूंगरपुर में हुआ, ये भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। डाबी कांड नागौर, दोस्तों डाबी कांड है ये नागौर, ये गलत हो जाएगा। दाबड़ा कांड है ये नागौर में हुआ था 13 मार्च 1927 को, 1947 को। ठीक है,
कब हुआ था? 1947 को हुआ था, 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड हुआ था। अब यहाँ पे डाबी कांड दे रखा है, ये डाबी कांड हुआ था दोस्तों 1923 में, और कहां पर हुआ था? बूंदी में हुआ था, और इसमें नानक जी भील है वो शहीद हुए थे। कुंदन गांव हत्याकांड सीकर में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, सिविल लिबर्टीज यूनियन का गठन मारवाड़ में कब हुआ? सिविल लिबर्टीज यूनियन का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 जून 1936 को हुआ। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के दुर्गों के संबंध में असत्य कथन है। राजस्थान के दुर्गों के संबंध में असत्य कथन है वो दोस्तों कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग भटनेर दुर्ग है, बिल्कुल सही बात है साहब, ठीक है, सही है। आगे देखिए, राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग जूनागढ़ दुर्ग है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग है ये दोस्तों जूनागढ़ नहीं, कौन सा गढ़ है? लोहागढ़ दुर्ग है, जो 1733 ईस्वी में बना था, ठीक है। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह असत्य कथन है। राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग भटनेर व लोहागढ़ दुर्ग है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर हुए, बिल्कुल सही है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख महलों के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? वो अपने को यहां पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, राजस्थान का ताजमहल, दोस्तों राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतड़ा जोधपुर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल राय का बाग पैलेस, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान का दूसरा ताजमहल ये अबनी मीणी का महल जो कोटा में है, ये दोस्तों राजस्थान का दूसरा ताजमहल है, ठीक है। शेखावाटी का हवा महल खेतड़ी महल, बिल्कुल सही है। हाड़ौती का हवा महल अबेड़ा, बिल्कुल सही है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबली मीणी का महल है जो कोटा में है, राय का बाग पैलेस इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की अविस्तृति के क्रम में असुमेलित युग्म है, वो कौन सा है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए अमर सागर जैन मंदिर उदयपुर दे रखा है, गलत हो जाएगा। अमर सागर जैन मंदिर है ये दोस्तों जैसलमेर में है, ठीक है। ये कहां पर है? तो ये जैसलमेर में है, उदयपुर इसमें गलत दे रखा है। देखिए सांडेराव का जैन मंदिर पाली में है, चांदखेड़ी का जैन मंदिर झालावाड़ में है, और नौगांव के जैन मंदिर अलवर में है, बिल्कुल सही है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का लोक नृत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का लोक नृत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर मावलिया जो नृत्य है ये दोस्तों भील जनजाति का लोक नृत्य है, वो नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। बाकी राई, युद्ध और घुमरा ये तीनों नृत्य हैं, ये दोस्तों भील जनजाति के लोक नृत्य हैं, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। राई, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, घुमरा, हाथीमना, नेजा ये सभी हैं, ये दोस्तों भील जनजाति के नृत्य हैं। और जो ये मावलिया नृत्य है ये कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सद्दीक खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिसर की स्थापना किस वर्ष की गई? सद्दीक खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिसर लोकरंग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2002 में की गई। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सद्दीक खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिसर की जो स्थापना है ये 2002 में की गई थी, ठीक है। 13 सितंबर 2002 को जयपुर में की गई थी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पे अपने कुछ 4 कथन हैं, वो क्या कर रखे हैं? दे रखे हैं। अब अपने को यहाँ पर ये बताना है कि इन चारों कथनों में से दोस्तों कौन सा कथन है वो सत्य कथन है, ठीक है। कूट भाषा में अपने को क्या करना है मित्रों? उत्तर देना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे डॉक्टर सीताराम लालस द्वारा राजस्थानी शब्दकोश लिखा गया, बिल्कुल सही बात है साहब, लिखा गया। आगे देखिए, नरोत्तम लाल शर्मा राजस्थानी भाषा वृक्ष प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यह गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा वृक्ष प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन?
मोतीलाल मेनारिया। अब यहाँ पे नरोत्तम शर्मा है वो गलत दे रखा है, ठीक है, तो दूसरा नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, टैक्सीटोरी ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। दोस्तों देखिए यहां पर यह भी गलत दे रखा है। टैक्सीटोरी ने राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है ये 2 भागों में किया, एक तो पश्चिमी और एक पूर्वी, इन 2 भागों में किया। तो यहां पे तीसरा नंबर का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, गिरेसन द्वारा राजस्थानी भाषा को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, वो 5 भाग हैं, मारवाड़ी, ढूंढानी, मेवाती, मालवी और बागड़ी, ठीक है। तो यहां पर अपने को सत्य कथन बताना था, तो 1 और 4 ही क्या है, सत्य कथन है। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित राजस्थान के किस साहित्यकार का संबंध जोधपुर से नहीं है। निम्नलिखित राजस्थान के किस साहित्यकार का संबंध जोधपुर से नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, पंडित रामकरण आसोपा, वीरभान और बांकीदास, इन तीनों का संबंध है वो जोधपुर से है। लेकिन यहाँ पे देखिए बशीर अहमद म्यूक है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बशीर अहमद म्यूक है ये कोटा के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया गया। तो सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा ये सर्वोच्च मीरा पुरस्कार है ये दिया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, एक वर्ष में मनाए जाने वाले निम्न त्योहारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एक वर्ष में मनाए जाने वाले निम्न त्योहारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा त्योहार है वो कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको देखिए बता देता हूँ, रामनवमी का जो त्योहार है ये जो दोस्तों चैत्र माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत्र माह में मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है ये, ठीक है, रामनवमी का त्योहार। गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है ये दोस्तों कब मनाया जाता है, तो ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। तो ये भाद्रपद, ठीक है, भाद्रपद माह में ये मनाया जाता है। नाग पंचमी का जो त्योहार है ये दोस्तों श्रावण पक्ष में, श्रावण कृष्ण पंचमी को ये त्योहार है ये मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी दोस्तों ये अश्विन, ठीक है दोस्तों, अश्विन शुक्ल अष्टमी को ये दुर्गाष्टमी का त्योहार है ये मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए बुद्ध जयंती, बुद्ध जयंती है ये दोस्तों बैसाख पूर्णिमा को मनाई जाती है, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा को। अब दोस्तों यहाँ पर जो क्रम है वो क्रम मैं आपको बता देता हूँ, वो क्रम कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 1 5 3 2 4, 1 5 3 2 4, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बांसी दुगारी जो बूंदी में स्थित है, निम्न में से किस लोक देवता की कर्मस्थली रही है, वहां उनका मंदिर भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर तेजा जी का मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 46 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत कितने दिवस का रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है 100 दिन का रोजगार है वो प्रदान किया जाएगा। शहरी की बात हो रही है, ग्रामीण की नहीं हो रही, शहरी की बात हो रही है। तो दोस्तों 100 दिन इसका राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, 47 नंबर प्रश्न है, राजस्थान निक्षय संबल योजना संबंधित है। राजस्थान निक्षय संबल योजना संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है, ये टीबी रोगियों के लिए संबंधित है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 48 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण व पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया। पर्यावरण व पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये उदयपुर में किया गया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर में किया गया। 49 नंबर प्रश्न है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जयपुर में किया जाएगा, ये राइट आंसर जयपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के कृषि मंत्री ने हाल ही में राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया। तो दोस्तों कृषि मंत्री ने हाल ही में राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया। तो दोस्तों कहाँ पर किया, तो दोस्तों ये जयपुर के दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र में राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न कथनों पर दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा है वो इसमें सत्य है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बांसवाड़ा को 100 टापुओं का क्षेत्र कहते हैं,
दोस्तों यहां पर जो पहला कथन है वो दोस्तों क्या दे रखा है, इसमें गलत दे रखा है। देखिए बांसवाड़ा व डूंगरपुर के आसपास के भाग को दोस्तों बागड़ कहते हैं, ठीक है। बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के आसपास का भाग है वो बांगड़ कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये अपना क्या हो जाएगा, सत्य कथन नहीं है, सॉरी देखिए सत्य कथन, बांसवाड़ा को सो टापुओं का शहर कहते हैं। दोबारा देखिए इस प्रश्न को, कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। बांसवाड़ा को सो टापुओं का शहर कहते हैं, बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र को बागड़, बागड़ नहीं वांगड़ कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सत्य है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सही सुमेलित है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सही सुमेलित है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए BWHW नागौर बिल्कुल सही है। BSHW सॉरी यहां पे देखिए BWHW नागौर गलत दे रखा है दोस्तों। यहां पे मैं आपको बता दूं तो देखिए BWHW में नागौर है वो गलत दे रखा है। BSHW में हनुमानगढ़ है वो बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये भी गलत दे रखे हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी बनास में दाईं तरफ से मिलती है। तो दोस्तों बनास में दाईं तरफ से मिलने वाली नदी है वो है बेडच। कौन सी है, बेडच। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर दोस्तों क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है, ठीक है। देखिए कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्य पर GSVA में 30.23% है, बिल्कुल सही है। पशुधन क्षेत्र का अंश फसल की अपेक्षा अधिक है, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसमें क्या है, सही है। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला जिला बीकानेर है। दोस्तों सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला जिला जोधपुर नहीं, सॉरी बीकानेर नहीं, जोधपुर है, ठीक है। तो यहाँ पर जोधपुर होना चाहिए था, तो ये सही होता। और देखिए एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर में है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अपने को सत्य कथन है वो बताना था, तो दूसरा नंबर का ऑप्शन यानी कि सी नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है, असुमेलित युग्म कौन सा है वो बताना है। देखिए एक तरफ पेयजल परियोजना है, दूसरी तरफ जिला है। तो यहां पर देखिए दोस्तों काली सिंध परियोजना है, ये झालावाड़ में है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए नर्मदा परियोजना ये जालौर में है, बिल्कुल सही है। आपनी परियोजना ये दोस्तों चूरू में है, बिल्कुल सही है। बगेरी नाका परियोजना कोटा दे रखा है, ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों बगेरी नाका परियोजना है ये राजसमंद में है, कहां पर है, राजसमंद में है। यहां पर कोटा है वो दोस्तों गलत दे रखा है, तो यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि व न्यूनतम सर्वाधिक कमी वाले जिलों का सही क्रम है। तो दोस्तों देखिए सर्वाधिक वृद्धि तो दोस्तों किस में हुई है, अजमेर में हुई है, और कमी किस में हुई है, जालौर में हुई है। तो यहां पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या प्रतिशत का सही युग्म है। राजस्थान की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या प्रतिशत का सही युग्म कौन सा है। तो दोस्तों वो सही युग्म है वो है, देखिए ग्रामीण का तो है 75.1% और शहरी का है 24.9%। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे तारपी व पावरी वाद्य यंत्र का संबंध है। तारपी व पावरी वाद्य यंत्र का जो संबंध है, यह संबंध है दोस्तों कथोड़ी जनजाति से है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहां पर 60 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान के 4 बेसिन के 14 जिलों से तेल व प्राकृतिक गैस का दोहन किया जा रहा है। निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों नागौर जिला है वो दोस्तों इसमें शामिल है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना 4 बेसिन के 14 जिलों में से तेल व प्राकृतिक गैस का दोहन किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों वो 4 बेसिन आप सभी को पता भी होगा दोस्तों वो कौन कौन से हैं। तो आपने देखा एक तो है बाड़मेर सांचौर बेसिन, ठीक है, एक है दोस्तों जैसलमेर बेसिन,
एक है बीकानेर नागौर बेसिन, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है, और एक है विंध्यन बेसिन। तो यहाँ पे नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ग्रीनलैंड किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये डेनमार्क के अंदर अधिकार क्षेत्र में आता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कनाडा व यूएस की सीमा पर स्थित 5 वृहद झीलों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व सही क्रम है तो वो है दोस्तों इसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटेरियो, ठीक है। तो यहां पर ये पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है ये 5 जिलों का। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? तो वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य हैं। सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य हैं तो वो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र, राजस्थान। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद में मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। तो यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जेट स्ट्रीम सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। जेट स्ट्रीम सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। देखिए, 2 कथन यहां पर दोस्तों दे रखे हैं, ठीक है, 2 कथन यहां पर दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। देखिए, पश्चिम उपोष्ण जेट स्ट्रीम ग्रीष्म ऋतु में चलती है। दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों ये जेट स्ट्रीम है ये शीत ऋतु में चलती है, ठीक है। यहां पे ग्रीष्म ऋतु है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए, पश्चिम उपोष्ण जेट स्ट्रीम 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य चलती है। ये भी दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये चलती है दोस्तों 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये चलती है। ये भी डिग्री भी यहाँ पर गलत दे रखी है, तो इसमें इसका मतलब दोनों ही कथन है वो इसमें क्या है? गलत है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 66 नंबर का प्रश्न है, मानसून पूर्व चक्रवात के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दोस्तों यहां पर क्या कर रखे हैं? दे रखे हैं। यहां पर देखिए, इन चक्रवातों को शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात भी कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। मानसून पूर्व चक्रवात को असम में नार्वेस्ट कहते हैं। मानसून पूर्व चक्रवात को असम में नार्वेस्ट कहते हैं। दोस्तों ये गलत हो जाएगा इसमें। यहां पर देखिए, सीधा सा मैं आपको बताऊं, देखिए जो मानसून पूर्व चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपने को दोबारा से देखिए इस प्रश्न को। यहां पे क्या पूछा है कि सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है पूछा है। इन चक्रवातों को यानी कि मानसून पूर्व चक्रवातों को दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं, क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। तो यहां पे अपना ये गलत हो जाएगा। मानसून पूर्व चक्रवात को असम में नार्वेस्ट कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहां पे दूसरा नंबर का सही है और पहला नंबर का क्या है? गलत है। तो यहां पे अपने को असत्य कथन बताना था। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 67 नंबर प्रश्न इस पे देखिए, ब्रह्मपुत्र मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र मैदान को असम का मैदान भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र मैदान को दोस्तों असम का मैदान भी कहते हैं। यहां पर देखिए, इसमें इसे गुवाहाटी का मैदान कहते हैं, यह गलत हो जाएगा। असम का मैदान कहते हैं, गुवाहाटी का मैदान नहीं कहते। यह तीनों और पर्वतों से घिरा हुआ मैदान है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सत्य कथन बताना था, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, असुमेलित युग्म है, एक तरफ दोआब है दूसरी तरफ स्थिति है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, विस्त व्यास दोआब, ये दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। बारी व्यास ये दोस्तों रावी नदी पर स्थित है। रचना झेलम चेनाब सिंधु, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों चेनाब सिंधु नहीं, ये रावी और चेनाब नदी के मध्य स्थित है, ठीक है। ये रचना झेलम दोआब, ठीक है। छाप चिनाब ये झेलम पर है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस
दक्षिणी एशियाई देश का घनत्व सर्वाधिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश का जो घनत्व है वो दोस्तों सर्वाधिक है, 1045 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो दोस्तों ये पाया जाता है ओशिनिया में पाया जाता है दोस्तों, ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य बना है, तो दोस्तों कौन बना है, तो ये बना है यूएसए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 से 7 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दोस्तों 5 से 7 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो दोस्तों ये बताइए कौन सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64वीं दोस्तों डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जयपुर में। तो यहाँ पर अपना 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, बताइए राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट है वो कहाँ लगाया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सूरतगढ़ श्री गंगानगर में लगाया जाएगा। ये यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, देश में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, बताइए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनका संबंध भीलवाड़ा से है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा से। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है, 33वें जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह के बारे में असत्य बताइए। 33वें जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह के बारे में असत्य कथन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए कहानी वर्ग में मकान कहानी के लिए चेतन स्वामी को प्रथम पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही है। कविता वर्ग में एक आंसू कविता के लिए सोमनाथ शर्मा को प्रथम पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए पुरस्कार समारोह में कुशाभाई ठाकरे विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा मुख्य अतिथि थे, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन है वो क्या है, सही है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान पुलिस साइबर वॉलंटियर पोर्टल को किसने लॉन्च किया। तो दोस्तों ये लॉन्च किया था किसने, तो ये लॉन्च किया था दोस्तों उत्कल रंजन साहू ने लॉन्च किया था। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे अपन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचते रहे। तो देखिए दोस्तों 77 नंबर का प्रश्न है, आगे देखें अब अपने क्वेश्चन है वो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं। 77 से लेकर और 96 तक अपन है वो ये 20 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित करेंगे। ठीक है, पूर्णतः सिलेबस के अनुसार मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ नहीं है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और समय आपको लेके और इस चीज़ को देखना है रोजाना, बहुत ही क्वालिटीदार ये मॉडल पेपर है। ठीक है, आगे देखिए संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करवाना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आत्म अनुभूति का अभ्यास करवाना चाहिए। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए जीवन में खुशहाल रहने और समायोजित रहने के लिए व्यक्ति अपने तनाव को शारीरिक लक्षणों में बदल देता है, जैसे बीमारी के समय पलायन करने वाला व्यवहार, इसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों रूपांतरण कहा जाता है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रूपांतरण कहा जाता है। आगे देखिए किसने शिष्यावस्था के महत्व को बताते हुए यह कहा था कि बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद में 12 वर्षों में दुगना सीख लेता है। 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों में दुगना सीख लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कहा था गेसेल ने। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, इदम का आधार माना जाता है। दोस्तों इदम का आधार माना जाता है तो ये माना जाता है दोस्तों लालच। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लालच माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए दमित अचेतन की इच्छाओं को सचेतन में लाना कहलाता है।
दमित अचेतन की इच्छाओं को सचेतन में लाना कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों मनोविश्लेषण कहलाता है। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मनोविश्लेषण। आगे देखिए स्कीमा होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा होती है। तो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों संज्ञानात्मक। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्कीमा है ये एक संरचनात्मक संज्ञानात्मक संरचना है, ठीक है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा मानव व्यवहार से संबंधित मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए वर्णन है, पूर्वकथन है, अनुप्रयोग है, संश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों यहाँ पर देखिए संस्कृति सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। ये दोनों के दोनों दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों इसमें सही है। 85 नंबर प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से प्रतिभाशाली के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। प्रतिभाशाली के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है वो दोस्तों कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, देखिए 4 ऑप्शन हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपने को सर्वाधिक उपयुक्त कथन बताना है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है इसमें है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अधिगम निर्योग्यता के बारे में सही कथन नहीं है। अधिगम निर्योग्यता के बारे में सही कथन नहीं है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यह मस्तिष्क की सामान्य कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है। यह मस्तिष्क की सामान्य कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है स्टेनबर्ग के द्वारा बुद्धि के बताए गए किस घटक के आधार पर व्यक्ति अपनी दिन प्रतिदिन की पर्यावरणीय मांगों से निपटता है? स्टेनबर्ग के द्वारा बुद्धि के बताए गए किस घटक के आधार पर व्यक्ति अपनी दिन प्रतिदिन की पर्यावरणीय मांगों से निपटता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सांदर्भिक बुद्धि के। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सांदर्भिक बुद्धि के। आगे देखिए शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता रखते हैं, अतः एक शिक्षक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? दोस्तों शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता रखते हैं, अतः एक शिक्षक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए एक शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक जटिल एवं महंगे शिक्षण साधनों का प्रयोग करना ये नहीं चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत दोस्तों इसमें देखिए एक ही नहीं है, वो है विकास केवल संस्कृति से शासित एवं निर्धारित होता है। ये गलत हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ऐसे व्यक्ति जो क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य आदि भावनाओं से ग्रसित है का व्यक्तित्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तामसिक व्यक्तित्व है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए व्यक्तिक निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं, तो वो कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं दोस्तों जीन पियाजे माने जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जीन पियाजे। आगे देखिए मेस्लो ने स्नेह एवं संबंधन की आवश्यकता के बाद किस आवश्यकता का वर्णन किया है? तो दोस्तों किस आवश्यकता का वर्णन किया है? तो ये दोस्तों आत्मसम्मान की आवश्यकता का वर्णन किया है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चिंतन में भाषा, संकेत, प्रतीक एवं चिन्ह आदि शामिल होते हैं, परंतु इन चारों में से सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाता है? इन चारों में से सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतीक को दिया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रतीक को दिया जाता है। आगे देखिए विलियम मैकडूगल ने रुचि को माना है। विलियम मैकडूगल ने रुचि को माना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्षण माना है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आकर्षण माना है। आगे देखिए प्रथम संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों केटल को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केटल को दिया जाता है। आगे देखिए टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण में किस कार्ड को ब्लैक कार्ड कहा जाता है? तो दोस्तों टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण में किस कार्ड को ब्लैक कार्ड कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्ड नंबर 16 को। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कार्ड नंबर 16 को। आगे देखिए मीठी क्रांति किससे संबंधित है? मीठी क्रांति है ये दोस्तों ये मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे मधुमक्खी पालन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है दोस्तों
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रतिभूतियों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों असत्य कथन मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड गैर सांविधिक निकाय है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर है दोस्तों, ये सेबी है, ये भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, ठीक है, ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। यहाँ पे गैर गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये असत्य कथन है। आगे देखिए, एल्यूमिनियम उद्योग से जुड़ी कंपनियों और उनके सहायक देशों के संदर्भ में असंगत है, तो दोस्तों वो असंगत है। यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी कनाडा, दोस्तों ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत दे रखा है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी है, ये दोस्तों यूएसए में है, ठीक है, यूएसए। तो यहाँ पर यानी कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी की सहायक देश है, वो कौन सा है, तो वो दोस्तों यूएसए है, कनाडा नहीं है, ठीक है, यूएसए है, ठीक है। आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम रिपोर्ट में राजस्थान का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में स्थान मिला है, बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, गृह मंत्रालय की साइबर रिपोर्ट, ये साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में स्थान मिला है। देखिए, ब्लैकमेलिंग में राजस्थान चौथे नंबर पर है, बिल्कुल सही है। बैंकिंग फ्रॉड में 7वें नंबर पर है, बिल्कुल सही है। ओटीपी फ्रॉड के इसमें 10वें नंबर पर है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।